हेलो एवरीवन। आज एक नया रिपोर्ट है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोटक प्राइवेट का और अर्नेस्ट एंड यंग का। एक इसी टॉपिक पे हमने पहले भी वीडियो बनाया था, क्यों अमीर लोग इंडिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों उनको बाहर ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसी चीज़ को लेके लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है, एक एनालिसिस है बाय दीज टू बॉडीज़। उनका ये मानना है, उसी को मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा। पहला कि हर 5 में से 1 इंडियन मिलियनेयर जो है वो देश छोड़ के जाना चाहता है। तो गोइंग बाय द ट्रेंड जैसा चल रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही है, वैसा ही है। इस साल कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। मगर कुछ चीज़ें हैं देखने लायक कि जो लोग जा रहे हैं वो परमानेंटली नहीं जाते इंडिया से। उनके बिज़नेसेस, उनके होम्स वो इंडिया में रह जाते हैं और उनका कनेक्शन आना-जाना लगा रह जाता है। तो इंडिया से बिल्कुल नहीं काटते हैं वो रिश्ता और बिल्कुल आगे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ वजह है जिसकी वजह से इंडिया में ज़्यादातर अपने साल का जो टाइम है वो बिताना चाहते हैं और फिर कभी-कभार इंडिया में आके जो अपने काम है वो निपटा के फिर वापस चले जाते हैं। तो बेसिकली दे वांट टू लिव देयर लाइव्स देयर बट स्टिल वांट टू कीप द कनेक्शन बैक इन इंडिया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैक्सेस। पहले लगता था कि इंडिया में टैक्स रेजिम बहुत ज़्यादा है, जीएसटी बहुत ज़्यादा है, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, उससे बचने के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली बाहर टैक्स थोड़ा तो अच्छा है, टैक्स का रेजिम। और जितना आप टैक्स देते हो उतना आपको सर्विस भी गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे कहते हैं कि टैक्स हमारा है स्विट्ज़रलैंड जैसा और सर्विसेज मिलती हैं सोमालिया जैसा, बट और भी कारण है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर नया यूएई है जो इमर्ज कर रहा है, हमारा फेवरेट डेस्टिनेशंस इंडियंस के लिए। पहले यूएस वगैरह होते थे, यूरोपियन कंट्रीज़ होते थे या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टाइप देश होते थे, बट अभी यूएई है। इस साल प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यूएई 6,700 नए इंडियन मिलियनेयर्स को अपने पास रखेगा। यूएई का अब नया स्टांस हमें देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था यूएई दुबई में कि कोई भी जाता था तो उसको बहुत आसानी से वीज़ा वगैरह मिल जाता था, टिकट्स भी बहुत सस्ती होती थी। मुंबई से 8-10 हज़ार रुपये में आपको आराम से दुबई की टिकट्स मिल जाती थी और वीज़ा भी लोगों का नॉर्मली लग जाता था। फॉरेन में जाना है तो शायद वन ऑफ द ईजीएस्ट कंट्री टू गेट अ वीज़ा वाज फॉर दुबई। अभी जो है वो देख रहे हैं कि इंडिया से किसी भी टाइप के लोग चले आते हैं दुबई। तो इसलिए इस साल से उन्होंने, पिछले 6-7 महीने से कर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि दुबई नया गोवा बन जाए। गोवा में क्या था, वो मिनी बस टूरिस्ट भर जाते थे वहाँ पे। तो लो टिकट टूरिस्ट कभी भी एक जगह के लिए अच्छा नहीं होता। वो सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं, गंदगी बढ़ाते हैं, पर उसके पास उतना परचेसिंग पावर वगैरह होता नहीं है, तो इकोनॉमी को उस जगह के कोई बेनिफिट नहीं होता है। दुबई भी कुछ ऐसा चीज़ फेस कर रहा था पिछले ऑलमोस्ट समझ लो 10-15 सालों से, कि लो टिकट कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा पहुंच जाते थे, भीड़ बढ़ाते थे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय करते थे, पर उतना परचेसिंग पावर नहीं होता था, दुबई को उतना फ़ायदा नहीं होता था। तो अभी दुबई ने ये शिफ्ट कर दिया है कि आपका नेटवर्थ जितना होगा उस बेसिस पे आपको वीज़ा मिलेगा और वैसे ही आपको परमानेंट रेसिडेंसी की भी परमिट मिलेगी। तो इसलिए इट्स ओपनिंग इट्स आर्म्स टू मिलेनर्स। अब वो सिर्फ मिलेनर्स और जो बड़े लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा वेलकम करने के मूड में है। उसके बाद गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स हैं जिसके वजह से रिच इंडियंस इंडिया तो छोड़ रहे हैं पर अपना पैसा लेके नहीं जा पा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। तो कैपिटल ड्रेन नहीं हो रहा है, भले ही ब्रेन ड्रेन हो जाए, पीपल का ड्रेन हो जाए, बट कैपिटल ड्रेन नहीं हो रहा है और द एबिलिटी टू क्रिएट जॉब्स वो भी उतना नहीं बाहर जा रहा है। क्योंकि अगर पैसा रह गया आपका तो एबिलिटी टू क्रिएट जॉब भी इंडिया में ही रह जाता है, बाहर कोई अपने अरबों अरब रुपए लेके नहीं जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट में हैं, हम इसको एक-एक करके देखते हैं। पहला तो ये देख लो कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग सुनते थे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एचएनआई, मिलियनेयर्स जो हैं। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वो होते हैं जिनके पास 25 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 22% हैं जो इनमें से, मतलब हर 5 में से 1 निकलने की कोशिश कर रहा है। बाहर बहुत सारे कारण हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीनर एनवायरनमेंट, सुपीरियर एजुकेशन, स्मूथ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं। फिर नंबर 1 में चाइना है, नंबर 2 पे यूके है। यूके में भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ है, टैक्सेशन का इशू है। इस वजह से यूके से भी उनके मिलियनेयर्स छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। तो एचएनआई, यूएचएनआईज़ जो हैं ये वो हैं जिनके पास 25 करोड़ से ज़्यादा है पैसा। अगर टोटल यूएचएनआईज़ की बात करें तो 2024 में 2.83 लाख यूएचएनआईज़ हमारे देश में थे जिनके पास रफली उतना ही 2.83 लाख करोड़ रुपीस मौजूद था। प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2028 आते-आते इनकी संख्या बढ़ के ऑलमोस्ट 4.5 लाख पहुंच जाएगी और इनका टोटल जो पैसा है वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। छोड़ने वालों में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं। बेसिकली अगर आपको भी इंडिया छोड़ना है ना, आपका बेस्ट चांस है अगर आप स्टेम फील्ड के हो तो। स्टेम फील्ड मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये फील्ड के अगर आप हो तो आप बहुत काम के व्यक्ति हो, स्किल्ड पर्सन हो, तो बाहर की कंपनीज़ हो या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके लिए आप बहुत काम के एक व्यक्ति हो, तो आपको हाथों हाथ ले लिया जाता है।
वहीं पे अगर आप फाइनेंस के हो, बैंकिंग से हो, कॉमर्स वाले हो तो मुश्किल होगा क्योंकि वैसे लोगों की उनके पास भरमार है। मेन प्रॉब्लम होता है उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्किल्ड लेबरर है, वो उनके पास नहीं है। दैट इज़ व्हाई इंडिया में अगर आपको बाहर निकलना है तो मेक श्योर कि आप इस फील्ड के हों, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं बाहर निकलने के। एंटरप्रेन्योर्स उतने नहीं निकल रहे हैं। इनहेरिटर्स जो पुश्तैनी अमीर हैं, जनरेशनल वेल्थ है जिनके पास, वो नहीं बाहर निकल रहे हैं। मेनली 36 टू 40 एज ग्रुप के लोग बाहर जा रहे हैं, या तो रिटायरीज जो 61 प्लस हैं वो बाहर जा रहे हैं सुकून की अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। अच्छा, क्यों ये बाहर जा रहे हैं? लो टैक्स पॉलिसीज़ तो है ही, इंडिया में तो टैक्स का हालत सबको पता ही है। इतना टैक्स देते हैं, बदले में कुछ नहीं मिलता। और दूसरे जो कारण है वो है क्लाइमेट रेज़िलियंस, हेल्थ केयर का एक्सेस। अगर आप यूरोप जा रहे हो, अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जा रहे हो, वहाँ के टैक्स पेयर बन गए हो, तो आपका हेल्थ बिल्कुल फ्री हो जाता है, सरकार वहाँ पे पूरा ख्याल रखती है आपका। और एजुकेशन क्वालिटी, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और वहाँ पे अगर आप उनको पढ़ा रहे हो या वहाँ पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे उनको उनका अधिकार है पढ़ाई करने का, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ फार फार बेटर देन इंडियाज़ बेस्ट ऑफ द स्कूल्स। वहाँ की सरकारी स्कूल्स भी इंडिया की बेस्ट ऑफ द स्कूल्स से बेटर होंगी। ठीक है, तो इस वजह से भी लोगों का वहाँ पे जाना उनका मन है। ये कुछ लोग हैं जो फ्यूचर वेल्थ, फ्यूचर जनरेशन के वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जाते हैं। इंडिया में वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वेल्थ टैक्स तो नहीं है, मगर और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से या तो इंडिया में लोग ट्रस्ट बना लेते हैं, जैसे टाटा ग्रुप्स वाले बनाते हैं, या फिर और भी अमीर लोग हैं जो ट्रस्ट बना लेते हैं और आपकी जो आने वाली पुश्तें हैं वो ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाते हैं, तो वहाँ पे टैक्स वैक्स उतना नहीं लगता है। मगर बाकी तरीके में बड़ा प्रॉब्लम है अपना वेल्थ बचाना, तो लोग फॉरेन जाना वो पसंद करते हैं। और बच्चों की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ये तो है ही। फिर बिजनेस कंडीशंस अब्रॉड में बहुत अच्छी हैं। इट्स मच मच ईजियर कंपेयर टू इंडिया। रेड टेपिज्म नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उतनी नहीं है, तो बिजनेस करना बहुत आसान है। और इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। लोग अपने तकलीफ उठा के बाहर जाते हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है, वेदर का प्रॉब्लम है, सब कुछ वो मैनेज करते हैं। वो सोचते हैं आगे के हमारे फ्यूचर के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है, कोई पर्सनल कंफर्ट के लिए नहीं जाते हैं। रिटायरीज जाते होंगे, बट जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के तरीके से जाते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। अच्छा, यूएई की बात करें तो वो 6700 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ या एचएनआईज को वेलकम करने की तैयारी कर रहा है 2025 में, क्योंकि उनके यहाँ ज़ीरो इनकम टैक्स है और 5% वैट है। ठीक है, और वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यंग हो तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओल्ड अगर आप हो, कमाई का दूसरा जरिया नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, प्लस वहाँ का वेदर बहुत चैलेंजिंग है। तो इंडिया से अगर कोई गर्मी से बचने के लिए जा रहा है तो दुबई तो जाएगा ही नहीं, यहाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ तो जाएगा ही नहीं, वो यूरोप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ उन्हीं को टारगेट करेंगे। बट अगर आप वर्किंग एज ग्रुप में हो तो दुबई इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। हर टाइप के रोल, टीचर्स हैं या छोटे मोटे काम भी जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है दुबई। उसके बाद अदर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ये तो ऑल टाइम फेवरेट्स हैं सबके। ये सब देश हैं जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यूएस के बारे में नहीं बोला जा सकता आजकल उतना, बट बाकी जगहों पे रिलेटिवली है। एक्सीलेंट हेल्थ केयर है, एलीट यूनिवर्सिटीज़ है, इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस लॉज हैं, बट कुछ भरोसा नहीं है। जैसे यूक्रेन भी एक टाइम पे बड़ा फेवरेट था बहुत सारे एक्सपैट्स के लिए, अमेरिकन्स के लिए भी। बहुत सारे अमेरिकन्स अपना देश छोड़ के यूक्रेन जैसे देशों में सेटल हो जाते थे, ईस्टर्न या सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल हो जाते थे। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे चीज़ें बिगड़ने में टाइम नहीं लगती। इंडिया में चीज़ें बिगड़ने में टाइम लगती हैं, वहाँ पे तो 6 महीने 8 महीने में बिल्कुल काया पलट हो जाता है। जो एकदम स्वर्ग जैसा देश था वो कब्रिस्तान बन जाता है 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे ये सब दिक्कत है। फिर मेडिटेरेनियन और यूरोपियन कंट्रीज़ भी काफ़ी फेवरेट हैं, जैसे पोर्चुगल। पोर्चुगल के बारे में बहुत एक फ़नी इंसिडेंट है। जैसे पोर्चुगल, ग्रीस, इटली, इनको पिग्स कंट्री बोलते हैं, पिग्स कंट्री, PIGS। पोर्चुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन, ये जो है साउथ यूरोप की कंट्रीज़ हैं। पोर्चुगल में ऐसा था, जैसे गोवा में अगर आप सी फेसिंग पोर्चुगीज़ बंगलो लोगे ना तो 6 करोड़ का पड़ेगा। और तो पोर्चुगीज़ लोग जो आते हैं ना वो देख के हंसते हैं, बोले 6 करोड़ में पोर्तुगीज़ बंगला ले रहे हो गोवा में सी फेसिंग। बोले तुम पोर्चुगल चलो, पोर्चुगल में 6 करोड़ में तुमको पासपोर्ट भी दिला देंगे, बंगला भी दिला देंगे, और पोर्चुगल में दिलवाएंगे पोर्चुगीज़ बंगला। गोवा की ज़रूरत नहीं है, क्यों आर्टिफिशियल जगह रहना जब पोर्चुगल। पोर्चुगल में एक सिस्टम था गोल्डन पासपोर्ट का। वहाँ पे ये था कि 2-2.5 करोड़ तक का अगर आप वहाँ पे घर ले लेते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं सिर्फ घर ही ले लेते हो, तो भी वो आपको पासपोर्ट दे देते थे। और बाकी अमेरिका और बाकी देशों में क्या है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट करना है, या तो बिजनेस खोलना है, या तो उनके लोगों को जॉब्स देनी पड़ेंगी, आपको बहुत झमेला है। मगर पोर्चुगल में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे दे रहे थे, तो इससे हुआ क्या, 2-2.5 करोड़ बड़ी बात नहीं है। मुंबई बैंगलोर के घर, फ्लैट्स, 2 BHK का फ्लैट भी नहीं आता होगा उतने में, प्राइम एरिया में। तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया था, जाओ 2-2.5 करोड़ का कोई भी एक बंगला कुछ खरीद लो, वहाँ पे आपको
प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे रही, जब मन करेगा बेच भी सकते हो, प्लस आपको गोल्डन पासपोर्ट मिल जाता था, यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाते थे आप, और उससे आप यूएस ट्रैवल करना, दुनिया भर में ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाता था कंपेयर टू इंडिया। तो बहुत बहुत बढ़िया स्कीम था, लोग एकदम पागलों की तरह इसके पीछे पड़ गए थे। फिर जैसे वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगा तो रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ने लग गए, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे घर खरीदने लग गए थे, तो वहाँ के अपने लोगों के लिए घर अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो गया था। तो फिर गवर्नमेंट ने उनका ये घर वाला स्कीम बंद कर दिया, मगर अभी भी है, आप पैसा दे के वहाँ का पासपोर्ट वगैरह ये सब खरीद सकते हो, रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू यूएस एंड ऑल, बट पहले से थोड़ा मुश्किल हो गया है। पहले तो बहुत आसान था, बहुत सस्ते में वो था, बाद में फिर आप वो घर भी बेच सकते हो पर आपका पासपोर्ट रह जाता था, तो एक तरीके से फ्री हो गया था वो। तो एक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव और स्कैम टाइप का एक ऑफर आ गया था उस वक्त। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो रिपोर्ट है हेनली एंड पार्टनर्स 2025 रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मिलियनर माइग्रेंट्स है। अमीरों का जो देश जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट है। चाइना नंबर 1 में है। यहाँ पे इस साल प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 15,200 लोग निकलेंगे चाइना से, और उसके बाद यूके से भी 9,500 लोग निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ है, टैक्सेस का इशू है, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इशू है यूके में। और भी देश हैं इंडिया के बाद जो आते हैं, जैसे साउथ कोरिया, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ताइवान, नाइजीरिया, वियतनाम, ये सब हैं। ट्रंप ने तो गोल्डन वीज़ा तो खोल ही रखा है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें ट्रेंड को देखें, तो ट्रेंड धीरे धीरे इंडिया में स्लो डाउन हो रहा है। 2023 में 7,500 लोग निकले थे, 2024 में 5,100 लोग निकले थे, 2025 में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 4,300 लोग ही निकलेंगे। तो वी सी अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो इसका श्रेय किसको दिया जाए? इंडिया में कुछ इंप्रूवमेंट्स तो हो ही रही होंगी इंडियन कंडीशंस में, या फिर बाहर जाने वाले लोगों में सैचुरेशन आ रहा है। अब बहुत सारे लोगों का मन नहीं है बाहर जाने का, क्योंकि जितना देख रहे हैं हम, टैरिफ लग रहा है और वॉर्स हो रहे हैं, वो लोग भी आपस में परेशान हैं। तो इंडिया में जो अमीर लोग हैं वो भी थोड़ा सा अभी स्केप्टिक हैं कि अभी जाना सही होगा, पता नहीं कल को क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो लोग थोड़े से अभी डाउट में हैं। बट कैपिटल का बाहर जाना रुक गया है इंडिया में। अमीर तो बाहर जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना पैसा लेके नहीं जा सकते। ये कुछ गवर्नमेंट ने नियम बनाया जो कि अच्छा है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रेसिडेंट है गौतमी गावनकर, उनका ये कहना है, उनका ये व्यू है कि लॉस ऑफ कैपिटल बिल्कुल रुक गया है। इट मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज लॉस ऑफ कैपिटल, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कैप्स इंपोज कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगाए हैं कि अगर आप अपना पैसा बाहर लेके जाओगे एक लेवल के बाद, तो इतने टैक्सेस और इतने कैपिंग्स हैं कि आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, सारा पैसा टैक्स वैक्स भर भर के आप इंडिया में ही रह जाएगा। तो बेटर है यहीं पे रहने दो और जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लेके जाओ, जिंदगी काटो और यहाँ पे अपना कनेक्शन बना के रखो। तो यूएचएनआईज जो है वो अपने एसेट इन्वेस्टमेंट बिजनेस वगैरह वो इंडिया में मेंटेन करते हैं, तो डोमेस्टिक कैपिटल बाहर नहीं जाता, वेल्थ ड्रेन नहीं हो रहा है। और वेल्थ ड्रेन नहीं हो रहा है तो जॉब जनरेशन कैपेसिटी जो है इंडिया का वो इंटैक्ट है, वो बना रहा है। ठीक है। अच्छा, बाहर क्या देखते हैं? टैक्स की तो बात थी ही, उसके बाद पीस ऑफ माइंड मिलता है लोगों को, शांति, क्योंकि बाहर देखो हैप्पीनेस इंडेक्स में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बहुत आगे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से पीस ऑफ माइंड है, शांति है, पैसा वैसा सब कमा लिया है, एवरीथिंग इज़ गुड, अब अपना लाइफ अच्छे से वहाँ पे बिताने जाते हैं विद पीस ऑफ माइंड। सेफ्टी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेस रेड टेप है। अगर बिजनेस वगैरह खोलना है तो आपको कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। क्लाइमेट रेजिलियंस है, क्लीन हवा बहुत बहुत अहमियत रखता है। और जो लोग गए हैं उनको पता है कि यूरोप में जब आपका फ्लाइट लैंड करता है और अगर आप दिल्ली से चढ़े हो और फिर प्लेन से निकलने के बाद वहाँ की हवा में जब आप सांस लेते हो, यू कैन फील द डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आता है कि इंडिया और यूरोप में या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हवा का कितना फ़र्क है। द मोमेंट यू टेक योर फर्स्ट ब्रेथ इन, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ डिफरेंट। ठीक है। तो कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब क्लीनर हैं ऑब्वियसली, प्रेडिक्टेबल लाइफस्टाइल है, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स है। इंडिया की तरह नहीं है गवर्नमेंट के साथ मुठभेड़ हुआ तो पता चला घर पे बुलडोजर वगैरह चला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे राइट्स आपके जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। अच्छा, फिर एजुकेशन की बात तो कर ही चुके हैं, एलीट एजुकेशन है। यूएस जा रहे हैं तो आईवी लीग का एक्सेस है, यूरोप में है तो टॉप यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेस है। और फाइनली देखते हैं कि क्या हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। इंडिया तो हाँ देखो, थाउजेंड्स ऑफ एचएनआईज अपने यहाँ से निकल रहे हैं, ये तो है, मगर इंडिया में नए मिलियनेयर्स ज़्यादा बन रहे हैं। इंडिया क्रिएट्स मोर मिलियनेयर्स दैन इट लूजेस। ठीक है, तो इसका श्रेय दिया जा सकता है जो स्टार्टअप कल्चर आ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी है, वेल्थ जनरेशन जो सेकंड टायर सिटीज़ में हो रही हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक्सेस, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, बिकॉज स्केल अप करना चीज़ों को ज़्यादा आसान हो गया है कंपेयर टू 15 ईयर्स अर्लियर। इसलिए जगह मैटर नहीं करता है। आप छोटे से शहर में भी अगर आपका काम इंटरनेट बेस्ड है तो छोटे से शहर में बैठ के भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको अगर पैसे कमाने तो बैंगलोर जाओ, मुंबई जाओ, मगर वहाँ के खर्चे भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ की इनकम
और वहाँ के खर्चे, दोनों चीज़ें आती थी। अब क्या है, ड्यू टू इंटरनेट आप ऐसी जगह पे बैठ जाओगे जहाँ पे इनकम तो बैंगलोर जैसा होगा पर खर्चा जो है आपका भोपाल जैसा होगा या इंदौर जैसा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ डिजिटल इकोनॉमी जो है, डिजिटलाइज़ेशन जो हो गया है, इंटरनेट जो आ गया है, इसका हमको ये फ़ायदा मिल रहा है। तो सेकंड टायर 2 सिटीज़ में भी वेल्थ जनरेशन अच्छा खासा हो रहा है। माइग्रेशन ऑफ वेल्दी सिटीज़न इज़न्ट यूनिक टू इंडिया, पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है, बट अभी चीज़ें थोड़ी-सी क्योंकि डिक्लाइन भी आ रहा है लोगों का बाहर जाना में और बाहर का माहौल भी ख़राब हो रहा है। ठीक है? मगर फिर भी लोगों का जो इंडिया के प्रति एक उदासीनता है, एक नेगेटिविटी है, दैट इज़ मोस्टली बिकॉज़ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स जो इतना वॉयलेंट पॉलिटिक्स हो जाता है कभी-कभी, पॉल्यूशन, टूटा-फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्च्युनिटी का कम होना, बिज़नेस के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कम होना, स्किल्ड लेबरर का ना होना, ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। इस वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में कम आते हैं और ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, तो फिर इंडिया रिलेटिवली ये जो ड्रेन है, ड्रेन ऑफ पीपल, वो रुक सकता है। बट एक चीज़ है जो इंडिया में कभी नहीं होगा, वो है वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट। इंडिया का जो हॉट, ह्यूमिड, डस्टी क्लाइमेट है, वो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए भी उतना ठीक नहीं है और उसका फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यूरोप का क्लाइमेट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ऑब्वियसली वहाँ पे क्लाइमेट हमेशा इंडिया का मानसून क्लाइमेट है ना, इसलिए डस्टी एनवायरनमेंट है। जबकि यूरोप में वहाँ पे क्या होता है कि हर कुछ दिनों में बारिश होती रहती है, तो एवरीथिंग आपको सब कुछ ग्रीन नज़र आता है, हवा साफ़ लगती रहती है। तो वो सब चीज़ें हैं, वो तो हमेशा रहेंगी उनका एडवांटेज और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल इतना ही था इस रिपोर्ट में। लेटेस्ट रिपोर्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है, लोग क्यों जा रहे हैं बाहर और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। एक चीज़ यहाँ पे रहेगा कि अगर इस वीडियो में व्यू वगैरह आते हैं ठीक-ठाक से, जो कि पिछले कई वीडियोज़ में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में मेरा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो ऑलमोस्ट उतना ही है। पता नहीं क्या है, यूट्यूब का कुछ एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है। वो 3772, वो लास्ट 1 डेढ़ महीने से उतना ही है। आई डोंट नो व्हाई। व्यूज़ तो चलो ठीक-ठाक पूरे मंथ के मिला के 3-4 हज़ार आ जाते हैं, फिर भी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अगर इस वीडियो में व्यू आते हैं ठीक-ठाक, लाइक्स वगैरह आते हैं, एंगेजमेंट दिखता है, तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। इसको मैं आगे लेके जाऊँगा और भी शायद तरीके भी बताने वाले वीडियोस बनाऊँ अगर इसमें ठीक-ठाक इंटरैक्शन आता है कि किस तरीके से, अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं नॉर्मल, तो आपके लिए क्या-क्या उपाय है, दैट आई कैन ऑन दैट आई कैन मेक सम वीडियो। देखते हैं कैसा एंगेजमेंट होता है। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।